मेरे YouTube चैनल मल्टी यूनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी प्रशिक्षु। आज हम डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जो गणित का चैप्टर है 10वां, उस पर हम बात करेंगे। और इसमें जिस टॉपिक पर मैंने बात की है वो डीएलएड के लिए ही नहीं बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए भी है। टेट, सी टेट, यूपी टेट और कक्षा 10 वाले भी बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। कई क्लास के लिए है ये टॉपिक जिस पे बात की है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें। दूसरों को शेयर करने पर दूसरों को भी लाभ हो जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद। आज हम डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका चैप्टर 10 वक्र, तल एवं तलखंड, रेखा और किरण तथा प्रकार की सहायता से 90 अंश, 60 अंश और 120 अंश के कोणों को बनाना, ये चैप्टर का नाम है बड़ा सा। इसमें पहले तो हम कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं, ठीक है। तो पहला बिंदु क्या है देखिए, तल एवं तलखंड, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, तल एवं तलखंड, ठीक है। तो इसमें पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। तल, जैसे कोई 3 विमाओं वाला कोई क्षेत्रफल है घिरा हुआ, वो तल कहलाएगा। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसमें है और वो क्षेत्रफल घिरा हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे तल या तलखंड, ठीक है। जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड, ये तल अथवा तलखंड है, ठीक है। अभी बताएंगे आपको कि तल क्या होता है और तलखंड क्या होता है, ठीक है। तो ये दीवार है, एक तल है, ठीक है। ये ज़मीन जिस पे हम लोग चलते हैं वो भी एक तल है, ठीक है। तो तल एवं तलखंड की सबसे मेन परिभाषा क्या होगी, किसी भी आकृति की जो परिधि है, किसी भी आकृति की जो परिधि है उससे घिरा क्षेत्रफल तल अथवा तलखंड कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए, जैसे मान लो कोई भी आकृति है, ठीक है। जैसे कोई भी आकृति ले लो, चौकोर ले लो, गोल ले लो, ठीक है, वृत्ताकार ले लो, वर्गाकार ले लो, कोई भी आकृति ले लो, उससे जो घिरा क्षेत्रफल होगा वो क्या कहलाएगा, तल अथवा तलखंड। जो ये घिरा क्षेत्रफल है परिधि, ये परिधि कहलाती है। ये जो चारों ओर की जो रेखा है वो परिधि कहलाती है किसी चीज़ की, हर मतलब कोई भी हो, ये वर्ग की परिधि है। तो इस परिधि द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है वो क्या कहलाएगा, तल कहलाएगा। तो हेडिंग डालो तल एवं तलखंड, उसमें लिखो कि किसी भी आकृति की परिधि द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल तल अथवा तलखंड कहलाता है। और फिर नई लाइन से क्या लिखना है आप लोगों को, तल असीमित क्षेत्रफल को तल कहते हैं, जबकि सीमित कोई क्षेत्रफल हो उसे तलखंड कहते हैं, ठीक है। जैसे जिसकी अपार सीमा है वो तल है, पूरा तल ही है वो तो। और जब उसकी सीमा दे दी जाए कि उसमें से इतना भाग ले लिया जाए, थोड़ा भाग ले लिया जाए, उसे कहेंगे तलखंड, ठीक है। तो तलखंड की सीमा होती है और तल की सीमा नहीं होती है, सीमित होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। हेडिंग डाल लीजिए बिंदु। बिंदु में आप लोगों को पढ़ना क्या है ये तो हमने बता दिया है। अब इस पे आ गए हैं बिंदु। बिंदु में आप लोगों को पढ़ना है प्रतिच्छेदी बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं, उसके बाद में प्रतिच्छेदी बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लो बिंदु। बिंदु में आप लोगों को क्या लिखना है, बिंदु वह आकृति अथवा वह चिन्ह होती है या होता है। बिंदु वह आकृति अथवा वह चिन्ह होता है जिसकी कोई विमा नहीं होती है, जिसकी कोई विमा नहीं होती है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, बिंदु वह आकृति अथवा चिन्ह होता है जिसकी कोई विमा, ब्रैकेट में लिख लो, लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई, ठीक है, ये विमाएँ होती हैं, जिसकी कोई विमा नहीं होती है, जिसकी कोई विमा नहीं होती है। जैसे आगे लिख लो ब्रैकेट में, इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसे लिख दो, इसे बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। आगे ये जो पॉइंट है इसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ठीक है। जिस आकृति अथवा चिन्ह की कोई भी विमा ना हो, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई ना हो, उसे क्या कहेंगे, उसे बिंदु कहेंगे, ठीक है। 2 हेडिंग कंप्लीट हो गई आपकी। बिंदु के अंदर एक और चीज़ कह रहा है, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। पेपर में कह सकता है जब सिलेबस में है कि बिंदु तथा प्रतिच्छेदी बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो बिंदु तो हमने बता दिया, अब आता है प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है। उसी में नीचे हेडिंग डाल लीजिए, बिंदु वाली मेन हेडिंग में नीचे
कोई भी पॉइंट देके हेडिंग डाल लीजिए प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है? जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा हो, यानी कि एक दूसरी कोई दो रेखाएं आपस में काट रही हूँ। ठीक है, तो वह बिंदु जहाँ से दो या दो से अधिक रेखाएं होकर गुजरती हैं उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ठीक है, वह बिंदु जहाँ से दो या उससे अधिक रेखाएं काटती हुई जाती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई जाती हैं, उसे प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु वही होगा जहाँ से दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, अब आते हैं रेखा पर। रेखा एवं रेखाओं के प्रकार, और रेखाखंड भी आ जाता है इसमें। रेखा एवं रेखाओं के प्रकार, तो रेखा, रेखाखंड भी। तो रेखा क्या होता है ये देख लीजिए। रेखा हेडिंग पड़ेगी, उसमें क्या लिखेंगे आप लोग कि किसी या किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखा कहलाती है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदु, कोई दो बिंदु हैं, उनको मिला दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? हमें रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, तो रेखा किसे कहते हैं उसमें लिख लीजिए, किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, किसी तल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली आकृति रेखा कहलाती है। ठीक है, रेखाओं के प्रकार में रेखाखंड वही बात हो जाएगी, रेखा और रेखाखंड में वही बात हो जाएगी जैसे तल एवं तलखंड में है। अगर कोई सीमित है, वो रेखा है, उसका कोई छोटा सा भाग है, उसे क्या कहेंगे? खंड कहेंगे। जिसकी प्रारंभिक और अंतिम सीमा अगर है कोई, तो उसे कहेंगे रेखाखंड। अगर कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जाती है, तो उसे कहेंगे रेखा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग वक्र रेखा। ये रेखाओं के प्रकार में ही पड़ेगी। नंबर 1 करके या नंबर 1 करके पॉइंट डाल लीजिए। वक्र रेखा, वक्र का मतलब समझ लीजिए पहले। वक्र का मतलब होता है झुकाव या मुड़ाव या मुड़ी हुई कोई आकृति, उसे क्या कहेंगे? वक्र। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं को या किसी तल में स्थित दो बिंदुओं को, किसी तल में स्थित, देखो ये तल पर तो स्थित होंगे बिंदु, कहीं हवा में तो होंगे नहीं। ठीक है, तो किसी तल पर स्थित बिंदुओं को, किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं को वक्र के रूप में मिलाने पर प्राप्त आकृति वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे ये दो बिंदु हैं, एक तल पर स्थित हैं, इनमें मैंने क्या किया? इनको ऐसे मिला दिया। ये कौन सी रेखा हो गई? वक्र रेखा हो गई, मुड़ी हुई रेखा हो गई। कैसे भी आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आकृति है, मुड़ी हुई आकृति है, कैसी है? वक्र रेखा है। ठीक है, तो वक्र रेखा कैसी होगी? मुड़ी हुई होगी। तो वक्र रेखा में आप लोग क्या लिखोगे? सबसे सिंपल परिभाषा आप लोग लिख लीजिए कि किसी समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को वक्र के रूप में मिलाने पर वक्र रेखा प्राप्त होती है, या वक्र के रूप में मिलाने पर प्राप्त आकृति वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा प्रकार आपके सिलेबस में है रेखा का, ये हो गया वक्र, हो गया। अब समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? किसी समतल पर स्थित वे दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी ना काटें, ठीक है, प्रतिच्छेद ना करें कहीं पे, उसे क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, तो समांतर रेखा में आप लोगों को यही परिभाषित करना है कि किसी समतल पर स्थित वे दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं या कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कुछ भी लिख लीजिए, काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं या मिलती हैं, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो क्या कहलाएंगी? वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, उसमें नीचे जैसे एग्जाम्पल में आप लोग ऐसे दो रेखाएं दे सकते हो, इसका नाम AB रेखा दे दो, इसका CD दे दो, और नीचे लिख दो कि अतः AB व CD कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, एक और बात इसमें ध्यान कर लो, अगर इतनी लाइन नहीं लिखनी है तो अतः करके ये लिख सकते हो आप लोग कि AB समांतर है CD के। ठीक है, समानांतर या समांतर ऐसे निशान लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग आती है लंब रेखा। लंब रेखा क्या होती है? किसी समतल पर स्थित वह रेखा जिस पर कोई दूसरी रेखा 90 अंश पर डाली जाए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? लंब रेखा कहेंगे। ठीक है, या
ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा, हेडिंग पड़ेगी लंब रेखा, उसमें आप लोग क्या लिखोगे, किसी समतल में स्थित वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करती हैं, 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं लंब रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, लंब रेखाएं क्या कहलाएंगी, लंब रेखाएं। तो फिर से देख लीजिए एक बार, लंब रेखा क्या होती है, जब किसी समतल पर स्थित दो रेखाएं, किसी समतल पर स्थित दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर या समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, उन्हें लंब रेखा कहते हैं। तो नीचे क्या करेंगे हम लोग, उसमें एग्जाम्पल में जैसा करके एक रेखा यह दे देंगे AB, और उस पर एक लंब के रूप में डाल देंगे ऐसे, उसे कहेंगे हम CD। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, अतः AB जो है वो लंब है किस पर, CD पर। इधर लिखा जाएगा CD जो है वो लंब है, किस पे लंब है, AB पर। किस पे लंब है, AB पर। ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब का निशान ऐसे लगा सकते हैं आप लोग, अतः CD लंब है किस पे, AB पर। या हिंदी में लिख लो नीचे कि अतः AB तथा CD परस्पर लंबवत रेखाएं हैं, एक दूसरे के लंबवत रेखाएं हैं। अगर देखा जाए तो यह भी लंबवत पड़ रही है इस रेखा पे, ये रेखा जो आई है इस पे भी लंबवत ये वाली पड़ रही है अगर ऐसे देखी जाए तो, और ये वाली भी रेखा आई है, पड़ी कैसे, 90 अंश पे पड़ी है। यह कोण कितना होगा, 90 डिग्री का, इधर भी कितना होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यह चित्र आप बना लो उसमें, लंब रेखा हेडिंग जो अभी लिखवाई है उसमें। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं हम, रेखाओं के प्रकार में 1 2 3, चौथा आ गया प्रतिच्छेदी रेखा। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा समझा देते हैं, जैसे प्रतिच्छेदी बिंदु ही पढ़ा था सेम उसी प्रकार प्रतिच्छेदी रेखा होता है। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब किसी समतल पर स्थित वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, उन रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो इसमें क्या यह चित्र बनेगा, उसमें नाम दे दोगे वही AB, एक को दे दोगे CD, और जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी बिंदु अपना M या P या कुछ भी दे सकते हो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें हम लोग लिखेंगे कि अतः AB तथा CD परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः AB और CD प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, संगामी रेखाएं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संगामी में छिपा है, परिभाषा ही छिपी है। संगामी समान बिंदु से गमन करने वाली रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, किसी समतल पर स्थित वे सभी रेखाएं जो किसी एक बिंदु से ही गमन करती हैं या एक ही बिंदु से गुजरती हैं, उसे क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे मैंने ले ली 2 या 2 से अधिक कोई भी रेखाएं ले ली मैंने, ये ले ली एक ये ले ली, एक ये ले ली, ऐसे रेखा ले ली। AB हो गई, ये CD हो गई, ये EF हो गई, तो ये बिंदु हो गया हमारा P। ठीक है, तो इसमें ये रेखाएं जितनी हमने दी हैं AB, CD तथा EF, ये कैसी हैं, संगामी रेखाएं हैं। क्यों संगामी रेखाएं हैं, ये एक दूसरे के सभी, यह क्यों संगामी है, यह इसलिए संगामी है क्योंकि समान बिंदु से गमन कर रही हैं। ठीक है, किसी समतल पर स्थित वे रेखाएं जो एक ही बिंदु से या समान बिंदु से गुजरें, ठीक है, उसे कहेंगे संगामी रेखाएं। अब आते हैं तिर्यक रेखा पर, अंतिम है रेखाओं के प्रकार में, अंतिम है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा में क्या होता है, तिर्यक रेखा ऐसी होती है, किसी समतल में कोई 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको काटे एक तीसरी रेखा जो उनको प्रतिच्छेदित करे, उन दोनों को प्रतिच्छेद, उसे क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। तिर्यक रेखा में आप लोग क्या लिखोगे, किसी समतल में स्थित वह रेखा जो किन्हीं 2 समांतर रेखाओं को किन्हीं या किसी भी बिंदुओं पर काटती हैं। ठीक है, तो उस रेखा को क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे एक रेखा यह गई थी, एक रेखा यह गई थी, हमने एक तिर्यक रेखा जो खींची है। ठीक है, जैसे हमने AB इसको ले लिया और CD ले लिया, इसको EF ले लिया। ठीक है, इस बिंदु को हम P ले लेंगे, इस बिंदु को Q ले लेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं नीचे कि रेखा EF
रेखा AB को P पर तथा CD को कहाँ पर, Q पर प्रतिच्छेदित करती है। अतः EF रेखा जो है वह तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा का समझ में नहीं आया है, फिर से देख लीजिए। तिर्यक रेखा किसी समतल पर स्थित वह रेखा जो किन्हीं दो समांतर रेखाओं को किसी भी बिंदुओं पर काटती है, उसे कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को मैंने तल एवं तलखंड समझा दिया। बिंदु में प्रतिच्छेदी बिंदु किसे कहते हैं वो भी लिखा दिया और समझा भी दिया है। रेखा एवं रेखाओं के प्रकार में रेखा किसे कहते हैं और रेखाखंड किसे कहते हैं वही बता दिया। इसमें रेखाओं के प्रकार क्या हैं, वक्र रेखा, समांतर रेखा, लंब रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, संगामी रेखा और तिर्यक रेखा। आपके सिलेबस में इतने हैं रेखाओं के प्रकार। इसके अलावा एक बात आती है किरण। किरण क्या होती है वो भी समझ लीजिए। किरण क्या होती है, जैसे रेखा होती है वैसे किरण होती है, लेकिन किरण हमेशा अनंत तक जाती है। किरण हमेशा अनंत तक जाती है। एक बात तो इसमें यह है खास। दूसरी बात यह है किरण को हमेशा एरो से प्रदर्शित करते हैं। किरण में हमेशा एरो लगाते हैं। ठीक है, ये एरो का निशान। ठीक है, तो किरण जो है किरण को प्रदर्शित ऐसे करते हैं और किरण हमेशा अनंत तक जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक इसमें कौन सा है। तो हम अगले टॉपिक कोण पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कोण किसे कहते हैं। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है, कोई पूछ देता है कोण किसे कहते हैं, परिभाषा तक कोण किसे कहते हैं। 90 अंश, 60 अंश तथा 120 अंश के कोणों को पटरी तथा प्रकार की सहायता से बनाइए। तो पहले तो हम कोण की परिभाषा और कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनकी परिभाषा सब बताएंगे। उसके बाद जो अगला हम टॉपिक लेके आएंगे वो टॉपिक होगा 90, 160 और 120 अंश के कोणों को पटरी तथा प्रकार की सहायता से बना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोण किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। पहली हेडिंग आप लोगों की पड़ेगी कोण। कोण क्या है तो समझ लीजिए, जब कोई रेखा हो किसी, जैसे ये रेखा है तो एक सिरे को स्थिर रखे, कोई रेखा एक सिरे पर स्थिर रहे और उस स्थिर रखकर घूमे। ठीक है, यानी कि गति करे, घूमती हुई गति करे, तो जो ये उसके घुमाव का जो परिमाण आएगा वही क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। जैसे मान लो ये रेखा यहाँ पे थी, पहले ये किरण यहाँ पे थी और ऐसे जाके इतने पे स्थिति परिवर्तन की उसने, तो ये स्थिति जो परिवर्तन की है इसने एक सिरे को स्थिर रखकर, जो जितना उसका परिमाण आएगा वो क्या होगा, कोण होगा। ठीक है, तो कोण की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। हेडिंग डालिए कोण, उसमें लिखिए कि जब कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती है या अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो उस परिवर्तन की जो माप होती है, उस स्थिति परिवर्तन की जो माप होती है उसे कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे थीटा से, ये थीटा बना है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कोण समझ में आया। कोण है क्या, फिर से देख लीजिए। कोई रेखा है एक सिरे पर स्थिर रही, कोई रेखा है यहाँ पे स्थिर रही और अपनी स्थिति में परिवर्तन की। पहले इधर दिशा में थी और दिशा में परिवर्तन किया। ठीक है, अपनी दिशा में या स्थिति में परिवर्तन किया, यहाँ पहुँच गई। तो रेखा पहले इधर साइड में थी या किरण, और किधर पहुँच गई, इधर पहुँच गई। तो ये जो स्थिति परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन की जो माप होती है उसे ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, या परिमाण को या माप को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखाया कि कोई रेखा जब एक सिरे पर स्थिर होकर अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, एक सिरे पर स्थिर रहे और अपनी जो स्थिति है, ठीक है, उसे परिवर्तन करे या गति करे। ठीक है, तो वो जो स्थिति में परिवर्तन होता है, डिफरेंस होता है जो बीच का, वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं कोण के प्रकार। तो हमारे जो सिलेबस में कोणों के प्रकार हैं इतने दिए गए हैं। पहला है न्यून कोण, दूसरा समकोण पढ़ना है आपको, फिर अधिक कोण पढ़ना है, फिर ऋज कोण पढ़ना है, संपूर्ण कोण पढ़ना है, शून्य कोण पढ़ना है और बृहद कोण पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग डाल लोगे कोणों के प्रकार, उसमें लिखोगे नंबर 1 न्यून कोण। ठीक है, कोण की परिभाषा हो गई, उसके नीचे हेडिंग डालिए कोण के प्रकार। देखिए, कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में ये दिए गए हैं। पहला है न्यून कोण, आगे इसकी प्रॉपर्टीज मैंने दे दी है, इसी से परिभाषा बन जाएगी आपकी। ठीक है, न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 अंश से बड़ा हो, 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहते हैं,
न्यून कोण कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए न्यून कोण, उसमें लिखिए वह कोण जो 0 अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से या समकोण से छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, उसमें यह प्रॉपर्टी नीचे लिख लेना, परिभाषा लिख के। ठीक है, और फिर अगली हेडिंग पड़ेगी समकोण। समकोण हेडिंग पड़ेगी, उसमें आप लोग क्या लिखोगे? जब कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से एक बिंदु को यानी एक छोर को स्थिर रखते हुए 90 अंश की स्थिति परिवर्तन करती है तो उस कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, या थीटा बराबर 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई किरण है, कोई रेखा पर एक किरण है, पहले यहाँ पे थी, अब उसे कितनी स्थिति पर ये छोर जो है वो स्थिर रखना है उसे, और स्थिति कितनी परिवर्तन करना है उसे? 90 अंश की। ये 90 अंश की जब स्थिति परिवर्तन करेगी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। तो मैंने यही लिखाया है कि जब कोई रेखा एक छोर पर स्थिर रहते हुए 90 अंश का घुमाव ले या 90 अंश स्थिति परिवर्तन करे तो इस प्रकार बने कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अधिक कोण। अधिक कोण में ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे ये सही कर लीजिए। 180 अंश से जो क्या हो? बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 180 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, गलत दिख गया है। तो क्या करेंगे हम? वह कोण जो 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो। ठीक है, 90 से बड़ा हो। अब देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी अधिक कोण की? वह कोण जो 180 अंश से छोटा तथा 90 अंश से बड़ा हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। 90 अंश से बड़ा हो उसे अधिक कोण कहेंगे। उसमें यह प्रॉपर्टीज अपनी लिख लेनी है इस हेडिंग में, ये वाली। अगले नेक्स्ट आते हैं रिज कोण। इसमें यह भी लिख सकते हैं, रिज कोण को 180 अंश कहते हैं, तो यह भी लिख सकते हैं कि वह कोण जो रिज कोण से छोटा तथा समकोण से बड़ा हो। रिज कोण से छोटा तथा समकोण से बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? हेडिंग डाल लीजिए रिज कोण। रिज कोण याद रखिए 180 अंश के कोण को कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? बहुत लोग सीधे सीधे कह देते हैं कि 180 अंश के कोण को रिज कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो, जैसे कोई रेखा है, एक बिंदु पर स्थिर रहकर जब कोई दो किरणें परस्पर विपरीत दिशा में चलती हैं, जैसे एक किरण इधर चल रही है तो एक किरण इस रेखा पर इधर चल रही है, एक बिंदु को स्थिर मानते हुए जब कोई दो किरण एक दूसरे के विपरीत में रेखा में चलती हैं तो उन किरणों के बीच का कोण क्या होगा? 180 अंश होगा। क्या होगा? 180 अंश होगा। तो इसकी परिभाषा फिर से देख लीजिए और लिख लीजिए। हेडिंग पड़ी होगी रिज कोण, उसमें लिखिए कि जब किसी रेखा के प्रति कोई दो किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में या एक बिंदु को स्थिर रखते हुए विपरीत दिशा में चलती हैं तो उन दोनों किरणों के बीच का कोण 180 अंश का कोण होता है। यह कोण रिज कोण कहलाता है। ठीक है, यह कोण रिज कोण कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए रिज कोण। जब किसी रेखा पर स्थित दो किरणें किसी स्थिर बिंदु को मानकर या किसी बिंदु को स्थिर मानते हुए विपरीत दिशा में चलती हैं तो उन किरणों के बीच का जो कोण होता है उसे रिज कोण कहते हैं। इसकी माप 180 अंश होती है। और यह प्रॉपर्टी नीचे थीटा बराबर 180 अंश लिख लीजिए और यह चित्र बना लीजिए। उसके नीचे एक इस बिंदु को स्थिर मानते हुए एक किरण इधर आई, एक किरण इधर गई, तो यह कोण क्या कहलाएगा? 180 अंश कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? लिखा है थीटा बराबर 360। अब क्या कहेंगे कि वृत्त में बना कोण, वृत्त के केंद्र पर पूरा बना कोण 360 अंश का होता है, ये जो पूरा है। तो इसकी परिभाषा निकालें कैसे? अब स्थिर बिंदु को मानते हुए गति कर रही है कोई रेखा या कोई किरण, तो इसमें क्या होगा? 360 वाले में किसी बिंदु को स्थिर, जैसे ये किरण है, इस बिंदु को स्थिर मानते हुए
पूरा घूम जाए, पूरा घूम जाए और पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, तो इतनी प्राप्त परिमाण को, मतलब इतनी जो परिवर्तन होगा इसके परिमाण को क्या कहेंगे, हम संपूर्ण कोण कहेंगे, यानी संपूर्ण घूम जाए, पूरी घूम जाए। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, लिखिए, हेडिंग डालिए संपूर्ण कोण, उसमें लिखिए जब कोई रेखा या किरण किसी बिंदु को स्थिर मानते हुए, ठीक है, पूर्ण रूप से घूमकर अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो इस प्रकार से प्राप्त जो हमारा परिमाण होगा उसकी माप को क्या कहेंगे, हम कहेंगे संपूर्ण कोण। यानी कि कितना कोण बनाएगी वो पूरा 360 अंश का, नीचे लिख दीजिए, अतः थीटा बराबर 360 अंश। उसमें यह चीज़ बना सकते हो आप लोग, पहले यह दिखा देना, ये एक बिंदु है, इसको स्थिर मानते हुए घूम के आई, ऐसे ऐसे घूमते हुए आई, दिखा दोगे वृत्त के रूप में ऐसे करके, अब फिर यहाँ आ गई, दिखा दोगे, फिर आ गई यहाँ पे, तो ये कोण कितना हो गया 360 अंश। तो परिभाषा निकल के इसी हिसाब से आई है, मेन परिभाषा यही होगी। संपूर्ण कोण की कभी परिभाषा आ जाए तो यही लिखना है कि किसी बिंदु को स्थिर मानते हुए जब कोई रेखा या जब कोई किरण, ठीक है, घूमकर अपनी पुरानी स्थिति पर आ जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त किए गए परिमाण को या इस प्रकार से दिशा परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं, जिसका मान 360 अंश होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शून्य कोण। शून्य कोण क्या होगा, जब गति ही ना करे और उसी दिशा में रहे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य कोण। अब जैसे घूम कर आई है, पुनः इस पे आ तो गई है, लेकिन कितना कोण प्राप्त हुआ, 360 का, यह संपूर्ण हो गया। ठीक है, अच्छा अगली बात करते हैं शून्य पर। जैसे कोई रेखा इधर थी, ये तो यहीं ही रही रेखा, चली ही नहीं बिल्कुल, तो क्या रहेगी, शून्य कोण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, हेडिंग डालिए शून्य कोण, उसमें लिख लीजिए जब कोई किरण किसी बिंदु को स्थिर रखते, यानी एक छोर को या एक सिरे को स्थिर रखते हुए कोई भी गति ना करे या कोई भी मतलब कितना भी ना मुड़े, उसे क्या कहेंगे, इस प्रकार के कोण को शून्य कोण कहते हैं। इस प्रकार के प्राप्त कोण को शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया थीटा और 0। अब आता है बृहत कोण, इसको भी समझ लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बृहत कोण क्या होता है, बृहत मतलब बाहरी। अब बाहरी कैसे होगा, जैसे पूछा गया बताओ कोण कितना है, तो ये पूछा कौन सा जाता है, छोटा वाला, लेकिन इधर वाला अगर है तो ये कौन सा होगा, बृहत कोण। अब परिभाषा इसकी कैसे आएगी, यहाँ परिभाषा लिखी है आपकी चार्ट में, प्रॉपर्टीज़ में, तो देख लीजिए इसको कि बृहत कोण वह कोण होता है जो ऋजु कोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा हो। बस क्या हो गया, बृहत कोण हो गया। तो हेडिंग डाल लीजिए बृहत कोण, उसमें लिख लीजिए कि वह कोण जो ऋजु कोण ब्रैकेट में 180 अंश ऋजु कोण से बड़ा तथा संपूर्ण कोण यानी 360 अंश से छोटा हो, उस कोण को क्या कहते हैं, बृहत कोण कहते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे बना लीजिए आप लोग चित्र में, सब में चित्र बना लेना अपनी हेडिंग लिख के। उसके बाद में इसमें क्या बनेगा चित्र, जैसे ये कोई कोण है, ये वाला ऐसे है मान लो, तो पूछ रहा है बृहत कोण, तो ये ए बी हो गई रेखा, तो ये कोण क्या कहलाएगा, बृहत कोण, ये बृहत कोण होगा। तो पूरा 180 होता है, तो 180 से क्या है, छोटा, 180 से बड़ा होगा। ये पूरा है ना, इधर ये पूरा है, तो 180 अंश से क्या है, बड़ा है, और 360 से क्या है, छोटा, यानी पूरा 360 होता जाके, लेकिन 360 से क्या रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, चित्र ऐसे इसका बना लोगे, कैसा भी बना लोगे ऐसे करके। ये 90 अंश का है, तो इधर वाला ये क्या होगा, पूरा इतना, ये होगा बृहत कोण। ठीक है, बृहत कोण, बृहत कोण। आशा है कि समझ गए होंगे सभी लोग। तो अपना वीडियो स्टॉप करके जितना जो कुछ लिखाया है वो अपना नोट करें और समझें। अब पहले तो मैंने समाप्त करवाया रेखा, तलखंड, रेखा के प्रकार। अब ये कोण वाला टॉपिक समाप्त हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है, वो भी। अब हम इसी लेसन के कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बहुत आते हैं इनसे, तो देख लीजिए। पहला है वक्र। ठीक है, वक्र क्या होता है, मैंने उस टाइम बताया था टेढ़ी मेढ़ी रेखा या जो
घुमाव जिसमें हो वो क्या कहलाएगी, वक्र कहलाएगी। ठीक है, तो वक्र की परिभाषा लिख लीजिए, हेडिंग डालिए वक्र। तो उसमें लिखिए वक्र वह आकृति होती है जो मुड़ी हुई होती है और उसकी प्रत्येक बिंदु पर जो दिशा है वो बदलती रहती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कोई वक्र होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो वक्र रूप है ये, इसमें प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी बिंदु पर अपनी दिशा निकालेंगे तो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इधर है, यहाँ पे निकालेंगे तो इधर दिशा है, यहाँ पे जब आएगा कोई बिंदु तो दिशा इसकी किधर होगी, ऐसे होगी या ऐसे होगी जब इधर चल रहा होगा। तो वक्र जो है वो क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो कोई रेखा है उसे क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। ठीक है, लेकिन शुद्ध रूप से इसे परिभाषित किया जाए तो क्या होगा कि वक्र वह आकृति होती है जिसकी प्रत्येक बिंदु पर दिशा क्या होती है, बदलती रहती है, या वह रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर दिशा बदलती रहती है। ठीक है, अब आते हैं वृत्त पर। वृत्त क्या है, वृत्त देख लीजिए, वृत्त में केंद्र होता है। वृत्त, ये वृत्त बना है, ठीक है, इसमें केंद्र मैंने ले लिया सेंटर। किसी बिंदु को केंद्र मानते हुए उसके चारों ओर बराबर दूरी पर मतलब परिधि बनाएं, गोल परिधि बनाएं, उसे क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ठीक है, तो वृत्त में कितना कोण होता है, 360 का होता है केंद्र पर। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जान लीजिए आप लोग। एक तो ये केंद्र होता है, इसका नाम क्या है, केंद्र। वृत्त हेडिंग डालेंगे उसमें एक चित्र बना लेना, यह केंद्र लिखना। ठीक है, इसके बाद ये पूरी जो रेखा गई है केंद्र से होकर जाती है, जैसे ए बी रेखा है, ये कहाँ से जा रही है, केंद्र से जा रही है, इसे क्या कहेंगे, व्यास। इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक, ये कुछ बातें ध्यान रहनी चाहिए आप लोगों को। और ये जो घेरा है बाहरी घेरा, इसे कहते हैं परिधि, इसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बची है जो केंद्र से ना जाए, उसे कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो अभी बची हुई है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, त्रिज्या है। जैसे जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ही ऐसे आप लोग बना लेना और समझ लेना। इसमें फिर से समझ लीजिए, देखो कितनी चीज़ें मैंने निकाली हैं। ये पूरा वृत्त है, वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वृत्त के कंपोनेंट हैं एक तरीके से ये। ठीक है, क्या क्या हैं, एक व्यास होता है, ये व्यास हो गया ए बी। ये सी डी जो है रेखा वो क्या हो गई, जीवा हो गई। ठीक है, ये पूरा ए बी क्या है, व्यास है। ये क्या है, सी डी, वो जीवा है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या है, आर जिसे कहते हैं, वो है त्रिज्या। और इस सेंटर को क्या कहते हैं, केंद्र, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं अधिकतर। ठीक है, और या सी से सेंटर। ठीक है, और परिधि, परिधि जो ये घेरा है आसपास का, इसे क्या कहते हैं, परिधि, या मतलब जैसे परिमाप निकालते हैं तो इसे परिधि। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात, वृत्त की बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा, समझना है केवल आप लोगों को, सभी टॉपिक ये। ठीक, खास बातें हैं जो अपनी नोट कर लेना। ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं वर्ग पर। चतुर्भुज आपने सुना होगा, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो होता है उसे चतुर्भुज कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, आगे आप लोगों को बताए जाएंगे। अगर सिलेबस में होंगे, नहीं होंगे तब भी हम वीडियो बना के इसका चतुर्भुज का डाल देंगे आगे चल के। तो पहले देख लीजिए चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में आप लोगों को ये वर्ग और आज समझाएंगे हम। तो वर्ग क्या होता है, जैसे चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल या चार भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, यह मैंने एक आकृति ले ली है, तो हेडिंग पड़ेगी वर्ग। जो इम्पॉर्टेंट वो नोट कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन परिभाषा पूछ देता है, परिभाषा नहीं देती, विकल्पी क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो वर्ग क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी समान हो, यानी कि चारों भुजाएं जिसकी बराबर हों उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, और इनमें अंदर प्रत्येक दो दो भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, और वर्ग में सभी कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं आयत पे। और एक बात ध्यान रखना, जैसे ये कोई आकृति बनी है तो
ये वाले जो कहलाते हैं विकर्ण, ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है, विकर्ण। अब आते हैं आयत पे। आयत समझ लीजिए, आयत। आयत जो है उसकी लंबाई समान होती है और चौड़ाई, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, इधर ये वाली बराबर हों, ये बराबर हों, उसे क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। जैसे ए बी सी डी, तो क्या होगा? ए बी जो है वो किसके बराबर? डी सी के बराबर होगी। ए बी जो है वो डी सी के बराबर। ऐसे ही ए डी, ये ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगी। इसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक है, तो आयत में भी यही होता है, अंदर के जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं? 90 अंश के होते हैं सभी चारों। और परिभाषा कैसे लिख सकते हैं आप लोग कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं, वह चतुर्भुज या ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ठीक है, वह कहलाते क्या? आयत कहलाता है। लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई दोनों बराबर हों, उसे आयत कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, एक चीज़ यहाँ पे छूट रही है, याद आ गया है पॉइंट, वही बता देते हैं, घन और घनाभ। ठीक है, घन जो वो होता है जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। ये आकृति, इस टाइप की जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं अथवा घनाभ कहते हैं। लेकिन घन और घनाभ का अंतर क्या होगा? जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों मतलब तीनों बराबर हो तो उसे घन कहते हैं, और जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान ना हो तो उसे घनाभ कहते हैं। ठीक है, ये घन है। अब घनाभ देख लीजिए, घनाभ को ऐसे बना देते हैं, यह घनाभ बन गया। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, कोई बराबर भी हो सकती हैं, कहीं दो या एक, तो उसमें घनाभ है। ठीक है, और घन होता है जिसकी चारों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज। अब आप लोगों को त्रिभुज में त्रिभुज के प्रकार भी पढ़ने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये बना है, ये त्रिभुज बना है। कैसी भी आकृति ले, तीन भुजाएं हैं, ए बी सी, तीन इसके शीर्ष हो गए। तो एक भुजा क्या है? ए बी है, बी ए लिख लो चाहे ए बी लिख लो। एक भुजा ए बी है, दूसरी क्या है? बी सी है, तीसरी क्या है? सी ए है। ए बी बी सी सी ए, तो ए बी बी सी सी ए जो है, ये जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, एक बात खास इसमें यह याद रखनी है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, जो अंदर के जो कोण हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश। ये खास बात याद रखनी है आप लोगों को कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जो त्रिभुज हेडिंग डालना, उसमें त्रिभुज की परिभाषा लिख के स्टार पॉइंट में आप लोग डाल सकते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब आते हैं, पहला टाइप है त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, यह खास बात याद रखना। आगे देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हेडिंग पड़ेगी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में आप लोग क्या लिखोगे? पहले समझ लो, समबाहु समान भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी बी सी और सी ए तीनों क्या हों? बराबर हों, ए बी सी, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। इस त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज जो हेडिंग पड़ेगी उसमें क्या लिखोगे आप लोग कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों समबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसमें यह भी डाल लोगे। ठीक है, और इस हेडिंग में स्टार पॉइंट एक रहेगा आप लोगों का सबसे अच्छा, कि इसमें जो सभी कोण होते हैं बराबर होते हैं, तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, और कितने अंश के होते हैं? तीनों 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, यह भी याद रखना, यानी कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितने? 60 अंश के। पूछ दिया जाता है कभी कभी कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। या जब तीनों कोण बराबर हो त्रिभुज के, वो कौन सा कोण त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो इस वाली हेडिंग में त्रिभुज की परिभाषा जो हो गई, उसके बाद ये चित्र बना के ये लिखना है, उसके बाद स्टार पॉइंट में ये चीज़ लिख लेनी है आप लोगों को कि त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण समान होते हैं, या प्रत्येक कोण समान होता है जिसकी माप 60 अंश होती है, सभी की माप 60 अंश होती है। समबाहु समझ गए। अब विषमबाहु पे आते हैं। विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजाएं क्या हो? बराबर
ना हो, ये विषम बाहु हो गया। ए बी सी ऐसा कुछ ले लिया। इसमें क्या है, ये देखो जो है छोटी ये बड़ी लग रही है और साथ में ये भी इनसे भी, इन दोनों से भी छोटी है। तो इसमें क्या है, तीनों भुजाएं जो हैं बराबर नहीं हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ए बी जो है वो बराबर नहीं होगी बी सी के, बराबर नहीं होगी वो सी ए के, यानी कि ए बी बी सी और सी ए जो है बराबर नहीं होंगी। इसमें कोई खास बात नहीं है कोई कोणों की, इसमें कोण यानी कि स्थिति के अनुसार होंगे अपने अलग अलग। ठीक है, लेकिन अंतः कोण जो होंगे उनके योग कितना होगा, तीनों का 180 अंश होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब, ये कौन सा था, विषमबाहु। ये विषमबाहु था, विषमबाहु हेडिंग डाल के जो बताया वो लिखना है आपको, चित्र बना के ये चीज़ लिख देनी है, ये चीज़। ठीक है, ये नहीं, ये वाली चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है समद्विबाहु। अब नाम से ही परिभाषा क्लियर है, समद्विबाहु, दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देख लीजिए, जैसे मान लो एक ये भुजा है, ये भुजाएं दो तो समान हैं लेकिन ये भुजा समान नहीं है, ऐसा ले लिया। बड़ा ले लो ऐसा करके त्रिभुज, ए बी सी। देख लीजिए, इसमें हेडिंग पड़ेगी समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या लिखना है आप लोगों को कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या लिख देंगे हम, कौन कौन से समान हैं, ये दो समान है तो लिख देंगे ए बी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के, लेकिन बराबर नहीं है ए सी के। ये दो आपस में बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। ऐसे त्रिभुज के प्रॉपर्टीज ये हो गई, अर्थात यह त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है जब कोई दो भुजाएं समान हो लेकिन तीसरी भुजा समान ना हो। ठीक है, इसमें एक खास बात यह है, जो समान भुजाएं हैं उनके संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। ये वाला कोण कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, संगत कोण समान होंगे। अगर ये 45 का है तो ये भी कितना होगा, 45 का। ठीक है, 45 45 90, ये कितने का होगा 90 का, तभी तो 90 90 180 होंगे। समझ गए, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो ये 60 का है तो ये भी कितना होगा, ये मान लो 30 का है, ये भी कितना होगा, 30 अंश का होगा। 60 होगा तो ये 120 का होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का 180 होता है। ठीक है, तो इसमें नीचे स्टार पॉइंट में एक बात लिख लेना कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं। जो दो भुजाएं समान हैं उनके संगत कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे ये भी लिख देंगे, तथा कोण ए बराबर कोण सी। संगत भुजाएं ये वाली हैं बी ए और बी सी, तो इसमें ये वाले कोण जो हैं संगत वो समान होंगे। ठीक है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जानना है। ठीक है, अधिकतर लोग कह तो देते हैं, सीधी भाषा में हम भी बता देते हैं आप लोगों की कि जिसका कोई एक कोण समकोण हो, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन इसमें जानने के लिए बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या बातें हैं इसमें जानने के लिए हम बता देते हैं। जैसे समकोण, पहली तो यही बात परिभाषा ही हो गई, जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये हो गया 90 अंश, ए बी सी। इसमें जो सी कोण है वो क्या हो गया, 90 अंश, ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा में आप लोग क्या लिखोगे कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश या समकोण हो, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण तो 90 हो गया, अन्य कोण कुछ भी हो सकते हैं रेखाएं के अनुसार, छोटी बड़ी। ठीक है, वो अपना कैलकुलेशन करने पर आ ही जाएगा, जब दी होंगी, दो कोण दिए होंगे या तीसरा पूछेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज के अनुसार।
अच्छा, इसमें खास बात है, भुजाओं के नाम याद कर लो आप लोग कि 90 अंश के जो सामने भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। उसे क्या कहते हैं? कर्ण। और एक लंब होती है इसमें और एक होती है आधार। खास बात इसमें यह जानने की है कि कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली ही कर्ण होती है और जो आधार और लंब हैं ये परस्पर बदलती रहती हैं कोण के अनुसार। ठीक है, जब आप लोग कभी पढ़े होंगे त्रिकोणमिति या कभी भी किसी कक्षा में आप लोग गणित पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा, जैसे अगर ये कोण दे दिया गया थीटा, अगर इस कोण से देखो तो ये क्या होगा? लंब। अगर इस कोण से देखो तो ये वाला लंब हो जाएगा, बचेगा वो आधार हो जाएगा। ठीक है, तो दिए गए कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, ये नाम याद करने हैं। ठीक है, इसके लिए एक होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है जो पाइथागोरस प्रमेय इसे कहते हैं। ठीक है, इससे दो भुजाएं दी गई हो समकोण त्रिभुज की तो तीसरी भुजा आ जाती है, लेकिन यह जो प्रमेय है केवल समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज समझ गए। इसके बाद में लास्ट बचा है टॉपिक इसमें का समद्विबाहु समकोण। अब इसमें से सीधी बात है, समकोण भी हो और दो भुजाएं भी कोई समान हो, तो मान लो जैसे समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं मतलब दो भुजाएं आपस में क्या हो? समान हो और एक कोण 90 अंश का हो, यानी कि एक कोण जो है वो समकोण हो और कोई दो भुजाएं समान हो, ऐसे कोण को क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और इसमें त्रिभुज वाला बना लेंगे नीचे लिख के। ठीक है, ए बी सी, इसमें क्या करेंगे हम? ए दो भुजाएं बराबर बना ली मैंने, तो ए बी बराबर जो है वो बी सी होगी। ठीक है, ए बी और बी सी क्या है? बराबर हैं तथा कोण बी कितना है? 90 अंश है। ठीक है, तो जिसमें यह प्रॉपर्टीज लगे कि दो भुजाएं बराबर हों और एक कोण कितना हो? 90 अंश का हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये लेसन जो है समाप्त हुआ और इसमें कुछ एक टॉपिक बचा है अभी, वो अगली बार हम आप लोगों को समझाएंगे। वो टॉपिक है पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश तथा 180 अंश के कोणों को बनाना। ठीक है, धन्यवाद।